हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग लेके आए हैं डेली डोज, उसमें इंडियन इकॉनमी और उसका है ये पार्ट 30। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सही आंसर मार्क करिए और उसके बाद जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखें। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ज़रूर अटेम्प्ट करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका क्या, वेयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। आपका ऑप्शन बी है वेयर पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट along with the private sector in national economy, where globalization is transferred with heavy dose of swadeshi in national economy. ऑप्शन डी है आपका वेयर सेंटर एंड स्टेट्स आर इक्वल पार्टनर्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन है वेयर पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर, मतलब जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करती है या सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइज ही काम करती है। देखिए, अब मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस आस्पेक्ट ऑफ बोथ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मीन्स प्राइवेट सेक्टर, एंड सोशलिज्म। ठीक है, it protects private property and allows a level of economic freedom in the use of capital, but also allows for government to interfere in economic activities in order to achieve social aims, जैसा हमारा इंडियन इकॉनमी है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट का देखते हैं PSUs भी है और गवर्नमेंट जो है अपने पॉलिसीज़ में भी चेंज लाती है, और यहाँ पर जो है आपका प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का इकॉनमी जो है वो मिक्स्ड इकॉनमी है। अब बोलिए, यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी जो है आपके बैंकिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम लोग RRBs भी कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका RBI, दूसरा है SEBI, तीसरा है NABARD, चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो ऑप्शन ई है बोथ A एंड C। ठीक है, तो जल्दी से बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन है बोथ A एंड C। ठीक है, देखिए नबार्ड को पावर दिया गया है रेगुलेट करने का RRB, लेकिन ओवरऑल जो सुपरविजन होता है वो आपका RBI के अंडर ही होता है। ठीक है, नबार्ड हैज़ बीन शेयरिंग विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्टेन सुपरवाइजरी फंक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड, और आप जानते हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो दोनों का जो है क्या करता है, नबार्ड जो है ओवरव्यू रखता है। ठीक है, सुपरवाइजरी कुछ फंक्शंस है उसका, लेकिन जो है वो जो RBI के साथ जो है ये सब पावर्स शेयर करता है, और RBI जो है वो ओवरऑल सुपरविजन इस पर रखता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, पहला आपका मोनोप्सोनी, ऑप्शन बी है आपका परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन सी है आपका ओलिगोपोली, और ऑप्शन डी है आपका मोनोपोली। ठीक है, तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन है इसका ओलिगोपोली। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या, देखिए ओलिगोपोली मींस फ्यू सेलर्स। ठीक है, इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट ईच सेलर सप्लाइज अ लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स सोल्ड इन द मार्केट प्लेस, मतलब कुछ ही सप्लायर्स हैं जो कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ जो सप्लाई है वो कर रहे हैं। ठीक है, इन एडिशन बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द स्टार्टिंग अ बिजनेस इन एन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री इज रियली हाई, द नंबर ऑफ फर्म्स एंटरिंग इट इज़ लो। ठीक है, मतलब कुछ फर्म्स ही डोमिनेट कर रहे हैं, तो नए फर्म्स या नए स्टार्टअप्स जो है वो नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है स्टार्टिंग बिजनेस का स्टार्ट करने का जो है कॉस्ट वो काफ़ी बढ़ जाता है। और ठीक है, और जो नए लोग आते हैं उनका जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स भी होता है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है ये बड़े सेलर्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह के जो है सिस्टम को कहते हैं ओलिगोपोली। ठीक है, अब देखते हैं ये, आप देखिए ये भी क्वेश्चन आपका टैक्सेस से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर क्या है, टैक्सेस आर कॉल्ड एज रिग्रेसिव व्हेन, ऑप्शन है आपका मोर बर्डन ऑन पुअर एज कम्पेयर टू रिच, इट कॉजेज सेम बर्डन ऑन रिच एंड पुअर, ऑप्शन सी है लेस बर्डन ऑन पुअर एज कम्पेयर टू रिच, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है मोर बर्डन ऑन पुअर एज कम्पेयर टू रिच। देखिए क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स हमने जब टैक्सेशन का हमने पढ़ा होगा, EPFO का आप हमारे इकोनॉमिक सीरीज़ में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्स इनके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ टैक्स पेयर्स। ठीक है, इट कॉजेज मोर बर्डन ऑन पुअर एज कम्पेयर टू रिच। अब जैसे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है, ठीक है, आपने GST देखा है, ठीक है, एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब क्या होता है कि ऑब्वियसली पुअर का जो है वो इनकम कम है और रिच का जो है वो इनकम ज़्यादा है। अब पुअर एक सामान जो है कंज्यूम कर रहा है तो उस पर वो GST पे कर रहा है, रिच भी उसी सामान को कंज्यूम कर रहा है तो GST पे कर रहा है। तो दोनों के इनकम में तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों सेम टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के टैक्सेशन खास करके आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है रिग्रेसिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि जो पुअर है उसको अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट जो है वो टैक्स में दे देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि उस पर जो है टैक्स रेट ज़्यादा पड़ रहा है उसके इनकम के रेस्पेक्ट में। लेकिन वहीं जहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम जैसे आपका इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, यहाँ पर लोग अपने इनकम के हिसाब से जो है वो पैसा भरते हैं।
ठीक है। तो रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में आपको अगर देखना है तो आप जो है हमारे इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी वाला हमारा सीरीज़ है, जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाके टैक्सेशन वाला जो एक चैप्टर है, ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू इकोनॉमी इट मे अडॉप्ट द फॉलोइंग। क्या क्या अडॉप्ट करेगी अगर आरबीआई को इंजेक्ट करना है लिक्विडिटी इनटू इकोनॉमी, ठीक है। पहला ऑप्शन है बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द बैंक्स। ऑप्शन 2 है एंटर इनटू रिवर्स रेपो ऑपरेशंस। यहाँ पे ध्यान रखिए रिवर्स रेपो है, ना कि रेपो है। ऑप्शन 3 है आपका रेज कैश रिजर्व रेशियो, और जो स्टेटमेंट 4 है दैट इज़ रिड्यूस एसएलआर, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको एसएलआर भी कहते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बताइए कौन सा जो है इसमें से सही होगा। पहला है आपका 1 ओनली, दूसरा है 1 and 4 ओनली, तीसरा है 1, 2 and 4 ओनली, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 and 4, ठीक है। तो जल्दी से बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन है 1 and 4 ओनली, यानी जो है इन ये अगर बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द बैंक्स एंड रिड्यूस एसएलआर, इस दोनों की वजह से क्या होगा, जो आपका मनी जो है वो मार्केट में इंक्रीज़ करेगा। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ा होगा था चीप मनी पॉलिसी और डव मनी पॉलिसी, वहाँ पर बहुत सारा हमने पढ़ा था, टाइट मनी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि कौन से सिचुएशन में जो है आरबीआई क्या करती है, कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदती है, कभी बेचती है, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट और इन्फ्लेशन, ठीक है। फॉर देखिए यहाँ बाई बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक्स एंड रिड्यूसिंग एसएलआर में इंजेक्ट मनी इनटू द सिस्टम। अब देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब बैंक से खरीद लेंगी तो बैंक्स के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा ज़्यादा आएगा तो वो लोगों को ज़्यादा पैसा देंगे, तो लोग भी ज़्यादा खर्च करेंगे, तो ओवरऑल जो है वो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। हाउएवर रेजिंग कैश रिजर्व रेशियो CRR जो होता है मे टेक अवे लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट एज बैंक्स विल हैव टू डिपॉजिट मोर मनी विद द आरबीआई, ठीक है। CRR बढ़ाने से क्या होगा कि बैंक्स को ज़्यादा पैसा जो है अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है, एज अ डिपॉजिट, जो CRR का डिपॉजिट होता है, ठीक है, और कम पैसा जो है वो आगे लोन में ही दे पाएगी, ठीक है। तो ये जो था एक छोटा सा आपका डेली डोज था, इसमें 5 क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे इकोनॉमी के, और आपके मैक्सिमम जितने भी स्टेट पीसीएस आते हैं या बाकी जो इवन यूपीएससी में भी जो है जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक होते हैं। एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आपका बेसिक्स, अगर आपका मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस तरह का चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इकोनॉमी का वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे ही डेली डोज में इकोनॉमी के नेक्स्ट में, ठीक है। तब तक थैंक यू।